हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी होगी 11वीं क्लास। इससे पहले हमारी सीडीपी की 10 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं, जो भी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। ये आपके जो शिक्षक भर्ती 2024 होने वाली है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक वर्ग में सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या फिर लेक्चरर हो। और आपका जो सीजी टेट 2024 जो जून में होने वाला है और जो आपका सी टेट जुलाई में होने वाला है, उसके लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे, बिना स्किप के देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी पीडीएफ वहाँ आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, उन्हें इसी क्लास में हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और बिना स्किप के देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, जिसे आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। यह आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप आगे देख सकते हैं, जो वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। ये डेट भी आप याद रखें, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसका जो 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 है, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 21A से आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके भाग 3, ये सभी चीज़ों को आप इसमें याद रखेंगे। और वर्ष भी आप याद रखेंगे, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसमें ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का इसी में प्रावधान दिया गया है, जो आपका आरटी एक्ट 2009 है। अब इसमें आप आगे देख सकते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए कब इसे लोकसभा में पारित किया गया, तो ये डेट भी आप याद रखेंगे। 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में ये पूरे देश में लागू हो गया था। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे, जो इसकी डेट है उसे भी आप याद रखेंगे। अब इसका जो फुल फॉर्म है इसे आप देख लेंगे। आरटी का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो नाम है आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं को हम देखते हुए चलेंगे, यहाँ उसे ही हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसका जो डॉक्यूमेंट है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके धाराओं के बारे में पढ़ेंगे।
धारा 12 में लिखा गया है कि RT 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। मतलब कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो वहाँ पर जो गरीब विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी कुछ परसेंट जो सीट होती हैं वो रिज़र्व होती है। जैसे कि उसमें आप देख सकते हैं वो होता है आपका 25% जो आरक्षित सीटें होती हैं, मतलब कि रिज़र्व सीटें होती हैं, वो गरीब विद्यार्थियों के लिए प्राइवेट स्कूलों में होती है। ये है आपके धारा 12 के अनुसार। तो एक एक धारा से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 12 में क्या कहा गया है, धारा 13 में क्या कहा गया है। तो सभी धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं धारा 13 में क्या लिखा गया है। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है, अगर आप उसमें बच्चों से फ़ीस लेते हैं तो उस पर 10 गुना जुर्माना आपको देना होगा। तो ये चीज़ें भी आप धारा 13 के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं धारा 14 में लिखा गया है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और वह विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो आप उसे प्रवेश देंगे, उसे इनकार नहीं कर सकते। तो ये आपके धारा 14 में लिखा गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो धारा 15 है उसमें आपका लिखा गया है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष मतलब कि एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश किया जाएगा। जो भी आपका शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है उसके आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें धारा 15 में लिखी गई हैं। अब आगे हम इसमें देखते हैं जो धारा 16 है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। जो आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत दिया है वो आपका होता है जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ना तो क्लास में फ़ेल किया जा सकता है और ना ही उन्हें विद्यालय से निकाला जा सकता है। आपको सभी बच्चों को पास करना ही है, चाहे उनके नंबर जितने भी हों। आप उन्हें ना ही विद्यालय से निकाल सकेंगे और ना ही उन्हें फ़ेल कर सकेंगे। ये आपके RT एक्ट 2009 के अधिनियम में लिखा गया है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं धारा 17 के अंतर्गत लिखा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। पहले जब बच्चे होते थे उन्हें स्कूलों में दंड दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब जो ये अधिनियम बनाए गए हैं ये बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। कोई भी टीचर उन्हें दंड नहीं दे सकता, प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर ये सभी चीज़ें आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें धारा 24 के अंतर्गत लिखे गए हैं, शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में लिखे गए हैं इसमें धारा 24 के अंतर्गत। अब धारा 27 के अंतर्गत लिखा गया है RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर। शिक्षक किसी भी शैक्षणिक कार्यों में नहीं जाता है, आपने देखा होगा। वो सिर्फ जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर इन्हीं सभी चीज़ों में शिक्षक की ड्यूटी लगी होती। जैसे अभी आपका चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा तो उसमें आपके जितने भी शिक्षक हैं उन सभी की ड्यूटी वहाँ पर लग जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपके चुनाव, जनगणना, आपदा प्रबंधन इन सभी चीज़ों में होती है, ना कि शिक्षा को आप कहीं पर भी किसी भी कार्यों में नहीं लगा सकते। तो ये सभी चीज़ें आपके धारा से संबंधित हो गए। जो इम्पोर्टेंट धारा थे उनके बारे में ही हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इन सभी धारा के बारे में आप याद रखेंगे। धारा 12 से लेकर 27 तक हमने देखा और इसके जो कार्य हैं उनके बारे में आप याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं जो आपके RT 2009 के अनुसार जो प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपका 30:1। मतलब कि 30 जो छात्र होंगे 30 छात्रों के लिए आपका एक शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए, जो कि आपका होगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए। जो आपके प्राइमरी लेवल होंगे उनके लिए आपको जो आपका अनुपात होगा छात्र और शिक्षक का वो आपका होगा 30 छात्र होंगे तो उनके लिए एक शिक्षक अनिवार्य होगा। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आप देख सकते हैं RT 2009 के अनुसार जो अपर प्राइमरी लेवल है, मतलब कि उच्च प्राथमिक पर छात्र एवं जो शिक्षक का अनुपात होता है वो होता है आपका 35:1। प्राइमरी लेवल में आपने देखा 30:1 होता है, मतलब कि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक, और आपके अपर प्राइमरी के लिए 35 बच्चों के लिए होता है एक शिक्षक। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप देख सकते हैं
आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होगा 40:1। अगर 1 से 8 तक के कक्षा के लिए यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या जो 200 है, मतलब 1 से 8 तक के पूरे क्लास में यहाँ पर लिखा गया कि 1 से 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं टोटल अगर 200 हैं, 200 से अधिक हैं, तो जो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 40:1। ये इस पॉइंट भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, अगर उसमें 150 से भी अधिक बच्चे तो इसके लिए एक प्रावधान होता है, 1 प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक होता है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। अब इसके शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस के बारे में आप देख लीजिए, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है जो कि होता है आपका 800 घंटे और आपके 200 दिन। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं वो आपके होते हैं, जो शैक्षणिक घंटे होते हैं वो आपके होते हैं 800 घंटे और 200 दिन, ये आपके कार्य अवधि होती है। अब आप जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है उस पर आप देख सकते हैं, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं 1000 घंटे और आपके 220 दिन। इसमें आप 20-20 को जोड़ देंगे, इसमें आप 20 को जोड़ देंगे, 200 में 20 को जोड़ देंगे और इसमें आप जोड़ देंगे 200 को। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल के शैक्षणिक कार्य दिवस को। अब आगे हम देखेंगे इसमें जो आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो वो होते हैं 45 घंटे। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। जो एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं एक शिक्षक को, तो वो होता है आपका 45 घंटे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये इसमें कहा गया है। तो कक्षा 8 तक के आप किसी भी विद्यार्थी को निष्कासित नहीं कर सकते। मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी है और आप उन्हें ना ही फेल कर सकते हैं और ना ही विद्यालय से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। जो बच्चे होते हैं उनके घर और विद्यालय की जो दूरी होती है वो आपकी 1 किलोमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं जो आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी होता है, मतलब कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके अभिभावक होते हैं। इसमें आपके अभिभावक भी अध्यक्ष होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार स्कूल विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। मतलब कि जो समावेशी शिक्षा है इसमें आपके आएंगे दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे, तो दोनों को जो मिलाकर पढ़ाया जाता है उन्हें ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें ही आरटी 2009 के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके समावेशी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। आगे आप इसमें देख सकते हैं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। जो प्रत्येक कक्षा है वो समझाती है क्योंकि एक ही कक्षा में आप देख सकते हैं आपके समान एज ग्रुप वाले बच्चे ज़्यादा अभी दिखाई देते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि अधिकतर समझाती प्रकार के आयु के अनुसार कक्षा में सभी बच्चे हैं 2009 जो आरटी 2009 है उसके अनुसार। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है 18 वर्ष तक। जो आपने देखा कि 6 से 14 वर्ष तक आपके सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा रहती है, लेकिन जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए आपकी शिक्षा होती है 6 से लेकर 18 वर्ष तक। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखें, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ तक हमने जो आरटी एक्ट
2009 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा और इनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और ये आपके MCQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का ही एक कलेक्शन है। तो लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को आप भी बनाने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। RT अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। द फुल फॉर्म ऑफ द RT एक्ट इज। RT एक्ट का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं प्रतिपूरक शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन एक्ट या फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो मैंने इसका फुल फॉर्म शुरू में ही आपको बताया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है वही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ दिया गया है वही है आपके RT 2009 का पूर्ण रूप, मतलब कि इसका फुल फॉर्म यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो फुल फॉर्म है उसे भी आप याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। RT 2009 के अनुसार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। जो ये अधिनियम है RT एक्ट 2009 वो किस अनुच्छेद पर आधारित है, यह आपसे पूछा गया है। RT 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 43, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 35। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45, मतलब कि आर्टिकल 45 में ये अधिनियम आधारित है। तो इस प्रकार से इसे भी आप याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RT 2009 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। हाउ मैनी सेक्शंस डज द RT 2009 एक्ट है। 40, 39, 38 या फिर 37। तो जब हमने इसकी धाराओं के बारे में पढ़ा तो हमने जो इस क्लास है उसमें हमने इसके जो इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में ही सिर्फ पढ़ा, लेकिन जो आपके टोटल जो धाराएं हैं वो हैं आपकी 38 प्रकार की इसमें धाराएं दी गई हैं। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही धाराएं यहाँ पर हमने पढ़ी है। तो ये भी आप याद रखें कि आपकी टोटल होती है 38 धाराएं होती हैं आपकी RT एक्ट 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 7 से 14 साल तक, 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष या फिर 10 वर्ष तक। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो आपके दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए जो एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो है आपका 6 से लेकर 18 वर्ष। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपके सामान्य बच्चे होंगे उनके लिए एज क्राइटेरिया है 6 से लेकर 14 साल और आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एज जो क्राइटेरिया है वो है आपका 6 से लेकर 18 वर्ष। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल है, मतलब कि किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास ब्लैंक टू क्लास ब्लैंक। तो आपको इसमें बताना है कि प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा को शामिल किया गया। ऑप्शंस इसमें दिए गए 1 से 5 तक, 6 से कक्षा 8 तक या 1 से कक्षा 8 तक या ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा है। यह है आपकी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। तो इस प्रकार से इसमें ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा शामिल है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अधिनियम के अनुसार निजी और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल कमजोर वर्ग और वंचित समूह के कितने % बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। एज पर द एक्ट, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स शैल एडमिट blank % children belonging to weaker sections and disadvantaged group in class 1।
20%, 30%, 40% या 25%। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका 25% है। ये आपके गरीब जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये आपके प्राइवेट स्कूलों में ये सीट रिजर्व रखी गई है। तो कितने परसेंट आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे इसमें कि 25% जो सीट है वो रिजर्व्ड है गरीब बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उपयुक्त आयु कक्षाओं में प्रवेशित बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने और उन्हें अपने सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए क्या प्रावधान है? उपचारात्मक शिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण या ऊपर के सभी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन admitted in the appropriate age classes and bring them to the level of their classmates, there is a provision of remedial teaching, special training, multi-grade teaching या all of the above। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेष प्रशिक्षण। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो उपयुक्त आयु कक्षाओं में प्रवेशित बच्चों की शिक्षा होती है, उन्हें सुधार लाने के लिए और अपने सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए उन्हें विशेष प्रकार की जो प्रशिक्षण दी जाती है, यही इसके प्रावधान में दिया गया है। तो विशेष प्रशिक्षण देने के बाद ही वो अपने सहपाठियों के स्तर पर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, उन्हें जो उनके सहपाठियों के समस्त स्तर पर लाने के लिए। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का प्रतिशत कम से कम होगा 50, 75, 85 या इनमें से कोई भी नहीं। In a school management committee, the percent of the actual parents will comprise at least। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75%। जो विद्यालय प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का प्रतिशत कम से कम होगा वो होगा आपका 75%। तो ये आप याद रखें, 75% भागीदारी अभिभावकों की होती है जो आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके अंतर्गत, और उनका अध्यक्ष भी आपका अभिभावक ही होता है। इसके बारे में भी हमने जो हमारी थ्योरी थी उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो देख सकते हैं ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन के रूप में बनकर आए हैं और ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी स्कूल की SMC में 16 सदस्य हैं तो SMC में महिलाओं की सदस्यता कितनी होगी? जो महिला सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। If the SMC of a school has 16 members, then the number of women members in the SMC will be 10, 4, 8 या 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। जो किसी स्कूल में SMC में 16 सदस्य हैं तो महिला की सदस्य होगी उसमें 8, मतलब कि दोनों में बराबर संख्या होगी, मतलब कि आधी आधी संख्या में इन्हें बांटा गया है। जो 16 सदस्य होंगे उसमें महिला की संख्या 8 होगी और 8 बाकी होंगे आपके पुरुष। इस प्रकार से इसे बांटा गया संख्याओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा SMC के कार्य है? स्कूल के कामकाज की निगरानी करें, विद्यालय विकास योजना तैयार करें एवं अनुशंसा करें, अनुदान के उपयोग की निगरानी करें या ऊपर के सभी। Which of the following are the functions of SMC? SMC का आपको कार्य पूछा गया है। Monitor the working of the school, prepare and recommend a school development plan, monitor the utilization of the grants या फिर all of the above। जो SMC का कार्य है वो हो जाएगा आपका ये सभी हैं, मतलब कि ABC, ये सभी आपके जो SMC के कार्य हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी को आप इसमें याद रखेंगे SMC के कार्य में, मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक के कर्तव्य हैं। द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर इज आर। विद्यालय जाने में नियमितता एवं समय की पाबंदी बनाए रखें, पाठ्यक्रम को समय पर संचालित एवं पूर्ण करें, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें, ऊपर के सभी। मेंटेन रेगुलरिटी एंड punctuality in attending school, conduct and complete the curriculum in time, assess the learning ability of each child या फिर all of the above। आप भी टीचर बनने वाले हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भी बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी।
विद्यालय जाने में नियमितता एवं समय की पाबंदी बनाए रखना, ये भी शिक्षक का कर्तव्य है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी आपके शिक्षक का कर्तव्य है। और प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये भी आपके शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई शिक्षक व्यावसायिक रूप से योग्य नहीं है तो आरटी कार्यान्वयन के कितने वर्षों के बाद उसे आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी? 3 वर्ष, 2 साल, 5 साल या इनमें से कोई नहीं। टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ आरटी implementation will he have to process the required qualification? 3 years, 2 years, 5 years या none of the above? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 साल। यदि कोई शिक्षक जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो आरटी एक्ट के तहत वो 5 साल में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकता है। तो ये प्रावधान आपके आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा कथन सही है? इसमें कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होगा। इसमें कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होगा, इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। प्राइवेट ट्यूशन ले रहा हूँ, बच्चों को शारीरिक दंड देना, वर्ग में लिंग आधारित या सामाजिक भेदभाव, या फिर ये सभी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट नो टीचर विल इंगेज्ड इन टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, इन्फ्लिगेटिंग corporal punishment on children, gender based or social discrimination in the class, या फिर all of the above? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। इनमें से कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होगा, ये सभी इसमें से सही हो जाएं, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो शिक्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसमें शिक्षक शामिल नहीं होगा। तो ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में कुल 98 छात्रों का नामांकन है तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? 3, 4 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक, या फिर 2? इफ अ प्राइमरी स्कूल हैज़ अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट्स देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यदि आपके प्राइमरी स्कूल में 98 छात्र हैं तो उसमें कितने शिक्षक उपलब्ध कराने अनिवार्य हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 4 शिक्षक उपलब्ध कराने अनिवार्य हो जाएंगे आपके 98 बच्चों के लिए। हमने रेशियो वाला सेक्शन भी अच्छे से देखा है, तो उसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या है 50, 42, 45 और 40। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर इज। इसका मैंने बताया था कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, आपका हो जाएगा 45 घंटे। जो न्यूनतम संख्या है वो आपके साप्ताहिक जो आपके सप्ताह में घंटों की कार्य अवधि है वो है आपकी 45। तो ये आप याद रखेंगे। एक सप्ताह में एक टीचर को लगभग 45 घंटे काम करना होता है, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आयु उपयुक्त शिक्षा के अनुसार 10 वर्ष आयु का जो बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया खालिस्तान कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र है। जो बच्चा आपके 10 वर्ष की आयु का बच्चा है वो आज तक स्कूल नहीं गया, वो किस कक्षा में प्रवेश ले पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। 1, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। As per age appropriate education, a child of who has never been to school is eligible for admission to blank class 1, 3, 5 या none of these। जो आपका 10 वर्ष का बच्चा है जो कभी आज तक स्कूल ही नहीं गया, तो उसे आप किस कक्षा में प्रवेश देंगे? तो ये आपका हो जाएगा 5। जो 5वीं कक्षा है आपकी क्लास 5th में आप उसे प्रवेश दे सकते हैं। तो ये आपके आरटी एक्ट के तहत इसमें दिया गया है। तो आप किसी भी बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, और अगर उसकी एज 10 वर्ष की हो गई है तो आप उसे 5वीं क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CCE का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CCE बाल केंद्रित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक शिक्षा या व्यापक और संपूर्ण शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन, continuous and comprehensive evaluation, continuous and comprehensive education, comprehensive and complete education। जो CCE है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो सीसीई का पूर्ण रूप है वो आपका हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन ही आपका सीसीई का पूर्ण रूप होता है। इसी प्रकार से आपको बालकों को शिक्षा देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आरटी के अनुरूप सही का चयन करें। पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? बच्चों को भय, आगाध और चिंता से मुक्त बनाएं, बाल केंद्रित बने और सीखने की गतिविधियां प्रदान करें। जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होने चाहिए या ऊपर के सभी। चूज द करेक्ट वन इन अकॉर्डेंस with the RT. The curricular and evaluation process should make child free from fear, trauma and anxiety, be child centered and provide learning activities. The medium of instruction has to be in the mother tongue as far as the possible, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। जितने ऑल ऑफ द अबव हैं ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए वो आपके बच्चे को भय मुक्त, आघात और चिंता से मुक्त बनाए, ये होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। सीखने की गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए आपको विभिन्न प्रकार की, और जहां तक संभव हो उन्हें उनकी मातृभाषा में ही, मदर टंग में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ तक हमने इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा और इसकी थ्योरी भी हमने अच्छे से पढ़ ली। तो इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो इसे आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये बैठेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी फ्री क्लासेस हैं। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ही सभी को फ्री क्लासेस मिल पाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप बताएंगे। और जो भी नए हों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जिन्हें भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ आपको सभी प्रकार की PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।